कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, देख लिया है, सुन लिया है। और ये जो पॉइंटर्स हैं ये सिर्फ एक जिस्ट है, सिर्फ पॉइंटर्स हैं। आप लोग क्लास अटेंड करेंगे, बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको उसका जो अंदर जो वास्तविक रूप से उसके मायने क्या है ये समझ में आएगा। तो इसके जो फंडामेंटल राइट्स कौन कहाँ से किस नंबर से कहाँ तक कौन सा प्रकार का राइट है, कौन से प्रकार का राइट है, यह भी हमने कल पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल ये भी देखा कि सैलिएंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के, इसे भी हमने कल देख लिया है। अब आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक डिटेल्स में हम लोगों ने कल पढ़ा है। अब उसके आगे आज शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। बेसिकली ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कुछ अधिकारों की रक्षा करता है ये आर्टिकल। इसमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आएंगे देखिए। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, संगम या संघ बनाने का अधिकार। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, यह इस आर्टिकल नंबर 19 में इसका उल्लेख है। ठीक है, इसका कुछ इसके बारे में और समझ लेते हैं। जो मूलतः बेसिकली जो आर्टिकल 19 है उसमें ये जो 6 प्रकार के अधिकार हैं, इसमें एक 7वां अधिकार भी मेंशन था। वह था संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने का अधिकार। इसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के ग्रुप से अलग किया गया, तब इसको भी यहां पर से समाप्त कर दिया गया। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार था वहां से उसको समाप्त कर दिया गया। अब ये जो 6 अधिकार हैं, जो यहाँ पर 6 टाइप्स आए इस फ्रीडम के, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो 6 प्रकार हैं, इसमें केवल वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा भी अन्य प्रकार की स्वतंत्रता दिए हुए हैं। मैंने आपको पढ़कर बताया ये 6 प्रकार के हैं। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में। अब जैसे मान लो कोई एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब राज्य के मामले में है कहने का मतलब, अब भाई कोई एक आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कहीं पर आप निवास कर सकते हैं, ये सब एक सामान्य रूप से। अब किसी का एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, अब आप कहेंगे कि हमको मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट है, ये मूल अधिकार है कि हम वहां पर भी जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको थोड़ा सा आप एकदम मतलब इसका जिस्ट को या उसका जो वास्तविक में इसकी मंशा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। हमेशा से आप इस चीज को समझेंगे कि हर एक चीज एक रूल और डिसिप्लिन में होना चाहिए।
मतलब स्वतंत्र है कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करें और कुछ भी करें तो किसी और को उससे परेशानी हो, इस प्रकार के स्वतंत्रता का जो कोई मायने नहीं है। इसलिए जो है स्वतंत्रता है तो अगले की स्वतंत्रता, किसी भी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी हमें एक सम्मान देना चाहिए और उसी नज़र से देखना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा ये बात आप लोग, कोई भी एक नागरिक को ये ध्यान में रहना चाहिए कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। इसीलिए इसको कोई भी जो बातें हैं उसको कोई भी अधिकार है उसको एक युक्ति युक्त प्रतिबंध के द्वारा उसको कम या सीमित किया जा सकता है। तो यहाँ ये जो बेसिकली 6 राइट्स हैं, स्वतंत्रता के अधिकार हैं, इनको ये जो है बेसिक आपको राज्य के खिलाफ मामले में इनको चैलेंज किया जा सकता है, ना कि निजी मामलों में। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और इसमें उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये आप लोगों ने अभी समझ लिया है। अब जैसे इसमें कई कई प्रकार की स्वतंत्रता इसमें शामिल है, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ, या किसी सरकारी गतिविधियों की जानकारी का, शांति का, ऐसे नंबर ऑफ इसके अंदर नंबर ऑफ इंस्टांसेस हैं जो इसके अंदर समाहित हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, अभी आप एक ओवरव्यू पढ़िए, उसके बाद आप धीरे धीरे जब आप किताबों को पढ़ना चालू करेंगे ना, तो आपको एक जनरल दिमाग में एक खाका तैयार होता जाएगा, तब आप थोड़ा सा डिटेलिंग कर पाएंगे उसकी। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस पर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है, यह ध्यान रखने योग्य बात है। यह प्रतिबंध क्यों लगाया जा सकता है, क्यों इसको लिमिट किया जा सकता है? कुछ आधारों के आधार पर इसको लिमिट किया जा सकता है, जैसे कि भारत की एकता और संप्रभुता के नाम पर, राज्य की सुरक्षा के नाम पर, विदेशी राज्यों से अगर मित्रवत संबंध है तो ऐसा नहीं कि अब विदेशी राज्य के खिलाफ कुछ भी लिखोगे, कुछ भी बोलोगे, उससे अगर संबंध खराब होने का अंदेशा है तो उस पर भी इसको सीमित किया जा सकता है। कोई सार्वजनिक आदेश, पब्लिक ऑर्डर के द्वारा नैतिकता की स्थापना के लिए न्यायालय की अवमानना के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। कहने का मतलब कुछ भी ऐसा कह नहीं सकते कि उससे न्यायालय की अवमानना हो। किसी अपराध में संलिप्तता है किसी की, तो ये सब आधार है। तो आपको एक जनरल आइडिया बस यहाँ पर जानने का है कि आर्टिकल 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार, और बेसिकली ये 6 प्रकार के स्वतंत्रता हमें उससे प्राप्त होते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से, और राज्य इस पर एक निश्चित प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। जो जैसे कि आपको एक इस पे अपन बात करें कि शांतिपूर्वक सम्मेलन की जैसे स्वतंत्रता है यहाँ पर, भाई, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें जैसे सार्वजनिक बैठक में भाग लेते हैं वह अधिकार, या कई बार प्रदर्शन करते हैं लोग, वह अधिकार शामिल है। लेकिन यह सब ध्यान में रहे कि यह जो है सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के ही किया जा सकता है, मतलब बिना हथियार के ही प्रदर्शन या फिर ये शांतिपूर्वक जो सम्मेलन है उसमें भाग लिया जा सकता है। लेकिन भारत की एकता और अखंडता या पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक आदेश, या फिर यातायात नियंत्रण वगैरह पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको फिर उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। आप लोगों ने एक बहुत ही कॉमन सुना होगा कि धारा 144 लगी हुई है करके, ये हमेशा हम लोग सुनते हैं। जैसे कुछ भी हुआ कहीं पर तो पूरी तरीके से लॉकडाउन और कर्फ्यू ना लग करके धारा 144 पहले लग जाता है। तो धारा 144 क्या है उसको मैं थोड़ा सा यहीं पर बता देता हूँ, यहीं पर उसका जानना जरूरी है। ये बेसिकली जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब एक अपराध संहिता है, 1973 सीआरपीसी जिसको बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी। इसको इसमें एक धारा है 144। इसके अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि किसी जिले के कलेक्टर महोदय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो वो किसी जगह में लोगों के संगठित होने पर
मतलब 5 या अधिक व्यक्ति के एक साथ इकट्ठा होने पर वहां प्रतिबंध होता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई एक तर्क होता है, कोई ना कोई एक आधार होता है कि जैसे कोई मानव जीवन के लिए खतरा है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी खतरा है, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने का खतरा। इस प्रकार से कोई भी एक प्रॉपर रीजन के कारण जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो ये धारा 144 लागू करते हैं। तो वो किसी निश्चित क्षेत्र तक लागू हो सकता है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि धारा 144 है क्या। सभी नागरिकों को सभा, संघ, सहकारी समिति गठित करने का अधिकार है, जैसे कि राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी खोलने का, यानी कंपनी जैसे होता है तो नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें, साझा फर्म बनाने का, समिति बनाने का, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों का कोई और ऐसा इकाई बनाने का अधिकार है। इस पर भी राज्य युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। उसका आधार क्या होगा? भारत की एकता और संप्रभुता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सार्वजनिक आदेश, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता। इस प्रकार के जो आधार होते हैं उसके आधार पर राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। हम लोगों ने सुना होगा कई बार कुछ संगठन को एंटी सोशल संगठन घोषित करके फिर उसको उसकी मान्यता को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये यहीं से है, यही उनके आधार हैं। और जो हड़ताल वगैरह करते हैं वो सब इसमें नहीं आएंगे। उसके लिए मतलब इनमें कहीं पर मतलब हड़ताल करने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वहाँ पर हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। जो हड़ताल वाला जो पोर्शन होगा वो आपको अलग से, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह होता है ना, कारखाना अधिनियम या इस प्रकार के जो अधिनियम है उसमें अलग से परिभाषित है। तो उसको यहाँ पर नहीं समझना है। कई बार जैसे कोई अभी कुछ समय पहले डॉक्टर्स का हड़ताल हुआ, तो डॉक्टर्स के हड़ताल में क्या हुआ भाई? अब वो एसेंशियल सर्विस है तो उसमें एस्मा कानून लगाते हैं। उसके बारे में कभी डिटेल में फिर अपन चर्चा करेंगे। तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट मतलब आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए एक कानून है। उसके तहत फिर उनको आदेशित किया जाता है कि आप ऐसे हड़ताल में नहीं बैठ सकते, आप अपने कार्य पे वापस लौटिए, क्योंकि उससे जो आवश्यक कार्य है, आप अगर यहाँ हड़ताल में बैठे रहेंगे तो वहाँ अस्पतालों में मरीजों की जान चली जाएगी। तो ऐसे जो है एस्मा करके कानून होता है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। तो इस पर शासन द्वारा इन स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और जैसे आबाद संचरण का एक जो स्वतंत्रता यहाँ पर दिया हुआ है कि लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, उसमें भी आप लोग को मालूम होगा। जैसे बहुत छोटे से एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड में जो जनजाति समूह है उनका एक एरिया निश्चित है, वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। उधर आपको जाने की इजाजत नहीं होती। जाने की इजाजत भी होती है तो कुछ एक निश्चित दूरी तक, है ना। और वहाँ किसी भी प्रकार का चीज उनको एक्सचेंज करने का, कोई गिफ्ट उनको देने का या उनसे कुछ लेने का ये अधिकार नहीं होता। ये बिल्कुल दंडनीय है। तो अब यहाँ आप कहेंगे कि हमको तो कहीं भी जाने का अधिकार है। तो भाई यहाँ पर भी किसी भी लोकहित का जो मुद्दा है उसके आधार पर या अनुसूचित अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के आधार पर जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनकी एक विशेष संस्कृति है, उनकी भाषा है, उनका रिवाज है, उनका एक जनजाति प्रावधान है, उनको वो सहेजना चाहते हैं और उस पर कोई खतरा ना हो इसलिए, और उनका कोई शोषण ना हो। मतलब उनसे आप कहीं पता चला कि वो गोल्ड चुन रहे हैं, सोना चुनने वाले हैं, और आप उनको बिल्कुल कुछ ब्रेड का टुकड़ा देके गोल्ड ले रहे हैं उनसे, तो उनका शोषण हुआ ना। या कोई ऐसा वो क्राफ्ट में माहिर है, कोई ऐसा आर्ट एंड स्कल्पचर्स में माहिर है, वो आप उसको बिल्कुल पानी के मोल लेकर के अपने ऊंचे दाम में बेच रहे हैं, तो उनका शोषण हुआ ना। तो इन चीजों से बचाव हो, ऐसे मंशा के साथ में एक युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपको पहले भी इस बारे में ज्ञात है कि ये अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन ये असीमित नहीं है, यह इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता है।
तो अब व्यवसाय की स्वतंत्रता है तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी पता चला कि हम कोई उसमें जैसे कि जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, विस्फोटक पदार्थ, अब उसका व्यापार करना कोई चाह रहा है, बोले नहीं मैं तो करूंगा, मेरे को स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रोसीजर का पालन करना होगा। मान लो जैसे कोई, आप लोग देखे होंगे कोई बंदूक के गोली को बेचने वाले भी यहाँ पर दुकानें हैं बिलासपुर रायपुर में, या बंदूक बेचने के लिए दुकानें हैं, तो वो भी एक प्रॉपर लाइसेंस्ड होते हैं वो दुकानें। उनको खोलने का एक निश्चित मतलब आधार पर लाइसेंस जारी होता है। इवन जो बंदूक खरीदने वाले या रखने वाले लोग हैं वो लाइसेंस्ड होते हैं, बिना लाइसेंस का नहीं रख सकते। उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कलेक्टर से एक निश्चित आधार पर लाइसेंस जारी होता है, तभी वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि व्यवसाय करना है, आप अपने जीविका उपार्जन के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन वह नैतिक रूप से उचित हो उसका किया जाना, और राज्य चाहे तो उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो कह सकती है कि भाई ये पर्टिकुलर इस टाइप के जो काम है उसको शासन स्वयं करेगी, ये लोगों के हाथ में नहीं दिया जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। ये मैं बताया आपको, कल भी बोला था कि एक एक पॉइंट ही इतने अपने आप में वृहद हैं कि आप उस पर चर्चा करो तो बिल्कुल करते चले जाओगे और पूरा दिन चर्चा करते रह जाओगे और पता चला कि उसका एक आर्टिकल ही खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा विशाल है ये। तो आपको एक जनरल आइडिया लेकर के एक सामान्य अध्ययन के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि चूंकि ये संविधान का आपको आगे जा करके इन्हीं काम में थोड़ा सा अंदर जाना होगा, तो ये इसमें थोड़ा सा एक अलग से, मतलब सिर्फ रटने के अलावा, एक आर्टिकल्स को देखने के अलावा थोड़ी सी एक जनरल समझ भी विकसित होना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। और खासकर इन चीजों पर अभी जो शुरुआती चल रहे हैं इन पे समझ विकसित होना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय इस पे दे रहा हूं। अब इसके बाद है आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई अपराध किसी ने किया या कोई आरोपित है उस अपराध के लिए, उस संबंध में दोष सिद्धि, यानी किसी का दोष सिद्ध हुआ कि हाँ ये इसने ये आरोप किया, ये अपराध किया है, इस संबंध में भी इस मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 के तहत कुछ संरक्षण है, उसको थोड़ा सा समझिएगा। किस प्रकार के संरक्षण है इसमें? इसकी मंशा ये है, इस आर्टिकल की मंशा ये है कि राज्य के द्वारा या कोई भी जो बॉडी है जो कि इसमें इन्वॉल्व होगा, अपराध के लिए दोष सिद्धि के में इन्वॉल्व होगा, उसके द्वारा किसी भी प्रकार से मनमाने रूप में, आर्बिट्रेरी रूप में कोई दंड ना आरोपित कर दिया जाए या फिर कोई अतिरिक्त दंड ना दे दिया जाए। भाई जिसके लिए जितना दंड निश्चित है उसको उतना ही दंड दिया जाए। ऐसा ना हो कि किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, कई बार, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, एक बाद में मतलब आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है ना, इसका रियल लाइफ से कोई नाता नहीं है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। एक नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत होता है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि आप स्वयं के लिए कोई उस पर फैसला नहीं कर सकते। सपोज करिए कि एक व्यक्ति है, जज के चेयर पे बैठे हुए हैं और उनके पास कोई अपराधी के रूप में उन्हीं के परिवार का कोई व्यक्ति को लेकर के पुलिस अगर पहुंचती है कि भाई देखिए इन्होंने अपराध किया है, और वो उस पर फैसला सुनाएंगे, तो क्या वो फैसला सही होगा? नहीं, वो फैसला प्रभावित होगा, हो सकता है, होने के चांसेस हैं। तो ये आपको नैसर्गिक न्याय का एक सिद्धांत बताना चाह रहा हूं मैं, कि किसी भी जो न्याय का जो चीज है, जो तत्व है, वह किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित ना हो। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में सिद्धांत है, एक आइडियोलॉजी है लीगल सिस्टम का, जुडिशरी का। तो अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां पर।
देखिए, इसमें 3 प्रकार के जो प्रावधान है इसमें आर्टिकल 20 में, वो 3 प्रकार से है कि किसी भी पर्टिकुलर जो ऑफेंडर है, कोई दोषी व्यक्ति है, उसका दोष सिद्धि के संबंध में उसको किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। नंबर 1, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होता। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा कहने का मतलब, आज अगर कोई पर्टिकुलर कोई एक कार्य अपराध नहीं है, ठीक है, आज जैसे मान लो कहीं वो एक पत्थर है, उसको वहां से हटा करके दूसरी जगह रख देना, अगर यह अपराध नहीं है आज के कंडीशन में, तो कल शासन ऐसा कोई कानून बना करके उसको पोस्ट फैक्टो पिछले डेट पे लागू नहीं कर सकती है। कानून होगा तो आगे से लागू होगा। वो कहने का मतलब कि आज अगर ये पत्थर को यहां से हटाकर दूसरी जगह रखना अपराध नहीं है, तो कल, नेक्स्ट कल, आने वाला कल, यह कानून नहीं बन सकता कि ये पिछले कल में अपराध होता। उसको अपराध अगर घोषित किया जाएगा तो अगले कल पे ही अपराध घोषित किया जाएगा और वह उसके बाद ही लागू होगा। पिछले डेट पर उस पर सजा नहीं दी जा सकती। यह होता है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, कोई पोस्ट लॉ नहीं होता। फिर दोहरी क्षति नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट इसका है, दोहरी क्षति नहीं होगी। नॉट अ डबल जियोपार्डी। अब देखो, कोई व्यक्ति को एक बार किसी पर्टिकुलर कोई एक चोरी के केस में पकड़ा गया और उसको उसके लिए सजा दे दिए, तो अब उसी चोरी के लिए उसको दोबारा सजा नहीं दे सकते, क्योंकि एक बार उसी चोरी के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर भाई दोबारा चोरी करेगा, दूसरा चोरी करेगा तो उसके लिए सजा दे सकते हैं ना। और कई बार इवन ये भी है कि जब रिपीटेड ऑफेंसेस होते हैं, रिपीटेड ऑफेंसेस क्या होता है, जब किसी अपराध को दोहराता है कोई व्यक्ति, उसको रिपीटेड ऑफेंस कहते हैं। तो जब दोहराता है तो उसको बड़े और ज्यादा सजा का प्रावधान होता है। कहने का मतलब, जैसे मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं ना, ऐसा कोई इससे कोई कानून में ये संख्या नहीं है। ऐसा मान लो किसी एक चोरी, एक व्यक्ति ने चोरी किया और उसको 1 महीने कारावास की सजा हुई, तो जब दूसरी बार वो चोरी करते अगर पकड़ा गया नेक्स्ट टाइम, तब उसको आदतन अपराधी मानते हुए उसके जो सजा में वो 1 महीने का ही नहीं होगा, दूसरी बार पकड़ा गया तो 1 महीना नहीं, फिर उसको ज्यादा लंबे कारावास की सजा होगी। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बस। तो ये दोहरी क्षति नहीं का यहां पर मतलब है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, केवल एक बार ही सजा होगी। तीसरा इसमें पॉइंट है, स्व अभिशंसन नहीं। कोई व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही नहीं देगा। भाई देखिए, पुलिस वाले किसी को पकड़ लिए, संदेह के आधार पे पकड़ लिए, अब उस व्यक्ति से कहा जा रहा है, उसको दबाव डाल रहे पुलिस वाले, तो मारपीट के भी दबाव डाल देते हैं, कई बार ऐसा सुनने में आता है। तो यही बात के लिए है यहाँ पर एक जो प्रोटेक्शन दिया गया है कि उस व्यक्ति को अपने स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वो खुद से कह रहा है कि नहीं, मैं इस अपराध को स्वीकार करता हूं और ये मैं नहीं किया है, तब तो भी वो पुलिस वाले के समक्ष उसका कोई वैल्यू नहीं है उस गवाह का। वो चीख चीख के भी कह रहा है कि मैंने ये अपराध किया है, फिर भी उस पुलिस वाले के समक्ष में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लेकर के जाया जाएगा और वहां पर वो रिकॉर्ड होगा, उसकी गवाही जो है वहां रिकॉर्ड होगी, और तब यह उसमें आएगा, मतलब एक क्रम में आएगा कि हाँ, वो पूछेंगे, मजिस्ट्रेट उसको पूछेंगे कि क्या ये आप दबाव में तो नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है आपके ऊपर, आप अपने स्वेच्छा से ही ये बात कह रहे हैं कि नहीं। फिर वहां पर कोई पुलिस पर्सनल वगैरह नहीं रहेंगे, तो अपना वो जो बात होगा वो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो एक जनरल समझने के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह भी आर्टिकल 20 के आधार पर है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 21। ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी प्राण, और पर्सनल लिबर्टी जो स्वयं का जो स्वतंत्रता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको एक लाइन में कहेंगे, लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
इसमें इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब जो अ पर्सन कैन बी डिनाइड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जैसे यहां पर क्या लिखा है कि उसको प्रोटेक्शन है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का, तो अ पर्सन कैन बी डिनाइड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओनली बाय द ए प्रोसीजर सेट एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ। एक निश्चित जो कानून की प्रक्रिया होगी उसी के अनुसार उसको वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो किसी को जीवन से वंचित करना मतलब जैसे किसी को मृत्यु दंड देना, तो ये उसके जीवन से वंचित करना हो गया। पर्सनल लिबर्टी से वंचित करना मतलब किसी को कारावास दे देना। तो यह कब किया कब किया जा सकता है? केवल विधि द्वारा स्थापित एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही यह संभव है, अन्यथा नहीं। तो यह भी एक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21A, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल यहां पर आकर के जुड़ गया है। 21A मूल संविधान में नहीं था ये, और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 इसके द्वारा इसको जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इसको नाम दिया गया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार देखिए मूल अधिकारों की लिस्ट में पहले कहीं से नहीं था, तो यहां पर इसको शामिल किया गया। यह अधिकार क्या कहता है? आर्टिकल 21A क्या कहता है? इसमें यह घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू दी चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को। अब ये इसका निर्धारण राज्य करेगा, इसकी व्यवस्था राज्य करेगा, ठीक है। इसमें ये बेसिकली जो सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया गया कदम है। और शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य अधिकार। देखिए जो आर्टिकल, बहुत सिंपल सा इसको समझिए, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का जो अधिकार है वह इनके मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है 86वां संविधान संशोधन एक्ट 2002 के द्वारा। यह मौलिक क्यों है, मूल अधिकार क्यों है? क्योंकि मूल अधिकार बेसिकली हमने पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण होते हैं, किसी भी व्यक्ति के ऑलराउंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शिक्षा भी किसी भी व्यक्ति के, खास करके बेसिक एजुकेशन है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, उसके आगे बढ़ने में या उसके सर्वांगीण विकास में उतना ही महत्व का होता है। इसलिए इसको मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। और इसके बाद ही आप देखिए यहाँ पर एक अधिकार 21A में आ गया। इसके बाद एक राइट टू एजुकेशन करके एक अधिनियम बना है जिसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से जानते हैं 2009 में। तो RTE 2009 या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और उसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में इसको अधिनियमित किया गया है। तो इस फंडामेंटल राइट को वास्तव में जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, बच्चों को कैसे इसका लाभ प्राप्त हो, उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है। और उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ एक कंडीशंस में जो गिरफ्तारी और निरोध, इससे संरक्षण। तो डिटेंशन और अरेस्ट का क्या मतलब है अभी धीरे से समझते हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है यह आर्टिकल 22। इसमें गिरफ्तारी तो सीधे सीधे किसी न्यायिक आदेश के तहत पुलिस कार्रवाई के द्वारा उसको, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन
देखिए, ऐसे कंडीशन में जब किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है, कोई व्यक्ति उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा है ना, गिरफ्तार करके खासकर जब दोषी ठहराया जा चुका होता है या न्यायालय में पेश करना है, तो वो सब कंडीशंस में उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो गिरफ्तारी एक अलग चीज है और निरोध या डिटेंशन एक अलग चीज है। ये दोनों में अंतर बहुत हल्का सा है, समझ लीजिए। जब उसे अदालत से दोषी नहीं ठहराया गया है, उसका उद्देश्य किसी पिछले किए गए अपराध पर दंड देने का ना हो करके भविष्य में कोई ऐसे चेतावनी देने के जैसा हो कि आगे जाकर के इससे ये अपराध हो सकता है, तो एक प्रकार से ये निवारक हिरासत होता है। मतलब ये निवारण मतलब किसी का सॉल्यूशन होता है, यानी आने वाले समय में ये पता चला कि ये पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, ये कोई दंगे फसाद को अ, शुरुआत कर सकता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो उसका डिटेंशन हो सकता है, उसके आधार पर उसका निरोध हो सकता है। मतलब उसका जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसा जो चीज है वो निरोध कहलाता है या डिटेंशन कहलाता है। सामान्य रूप से जो गिरफ्तारी या अरेस्ट है वो सामान्य कानूनी मामले में होता है, और जो निरोध या डिटेंशन है वो दूसरे जो निवारक हिरासत के मामले होते हैं उनके आधार पर होता है। तो बस आपको उसमें यही समझना है। तो जैसे कोई गिरफ्तारी है, उन केसेस में किस प्रकार का प्रोटेक्शन होगा, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के आधार की सूचना उसको देना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उस व्यक्ति को उसके पसंद के विधि व्यवसायी से, यानी लॉयर्स जो होते हैं, वकील होते हैं, उनसे परामर्श लेने का और अपना डिफेंस करने का अधिकार होगा। किसी को गिरफ्तार किए हैं तो उसको अपना स्वयं का डिफेंस करने का अधिकार होगा। जो मजिस्ट्रेट होते हैं जिनके समक्ष इन्हें 24 घंटे के भीतर पेश करना होता है, और वो फिर आगे उसको कंटिन्यू करना है गिरफ्तारी को नहीं, ये आदेश देते हैं मजिस्ट्रेट। जो दंडाधिकारी है, ये 24 घंटे के बाद उनको रिहा करने, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार करके रखे हैं तो बिना न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के वो 24 घंटे से ज्यादा उसको गिरफ्तार करके नहीं रख सकते। उससे पहले उनको प्रोड्यूस करना होगा मजिस्ट्रेट के समक्ष, वह उसे आगे बढ़ाना है कि नहीं गिरफ्तारी को। तो ये एक प्रकार से ये जो है वो प्रोटेक्शन है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने। यानी ऐसा नहीं कि अब अरेस्ट कर दिया और पता चला 5 दिन तक पड़ा हुआ है अंदर, ऐसा नहीं है। और एक एक बात ये भी आप लोगों को कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जैसे फ़िल्मों में हम लोग देखते हैं कि वो शनिवार हो गया, तो अब शनिवार हो गया तो भई अब कल संडे हो जाएगा तो अब मंडे को ही वो छूटेगा। इस प्रकार की बातें हम लोग कई बार सुनने में आती हैं। तो इसके लिए भी मैं बता दूँ कि छुट्टी के दिनों में भी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी ड्यूटी रहती है। छुट्टी के दिनों में भी अगर कोई, ऐसा नहीं कि शनिवार को रात को किसी को गिरफ्तार कर लिया तो उसको संडे को सुबह, भई आज तो कोर्ट बंद है तो उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अब मंडे को, ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस वालों को उन्हें समय पर संडे को ही जो भी मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे होंगे उनके समक्ष उनको प्रोड्यूस करना होगा। तो ये जो 24 घंटे का जो है वो रूल, वो वास्तविक रूप में सही रूल है, उसको समझ लेना है एक बार। और वो दूसरा जो पार्ट है वो डिटेंशन कानून वाला है, वो थोड़ा-सा वो है, अ अ, थोड़ा-सा क्लिष्ट है। जैसे उसमें बहुत सारे जो डिटेंशन कानून हुए, जैसे कोफ-पोसा, मीज़ा, जैसे पोटा, टाडा, ये सब डिटेंशन कानून है। तो उसमें भी कुछ-कुछ प्रावधान होंगे, उसके हिसाब से उनका डिटेंशन की अवधि हो सकेगी। अब जो आर्टिकल 23 है 23, ये है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार मतलब मानव को व्यापार के वो जो मटेरियल के रूप में व्यापार करना, किसी भी, जैसे महिलाओं का, बच्चों का, ये इसका प्रोहिबिशन, इसका ये इस पर निषेध है ना। और दूसरा फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर मतलब बलात् श्रम, किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी से काम कराना, ये होता है फोर्स्ड लेबर। तो इनका निषेध ये आर्टिकल 23 में दिया गया है। तो ये हमने 23-24 को क्या पढ़ा है भाई? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पढ़ा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का ही एक क्रम में आर्टिकल 23 में पहला है। अब इससे रिलेटेड लॉज, अब भाई जब ये कानून तो बन गया कि जो मानव दुर्व्यापार है या जो बेगार की प्रथा है, जिसको बलात् श्रम कहते हैं, बेगार मतलब बेगारी कर रहा है, ऐसे अपन बोलचाल में बोल देते हैं, मतलब उसके लिए कोई उसको पेमेंट नहीं करने वाला। ये पुराने समय में जमींदार लोग कई बार कर देते थे। और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा और यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यानी ऐसा नहीं कि बाहरी कोई विदेशी व्यक्ति है तो उसका शोषण, ऐसा नहीं है, किसी का भी शोषण नहीं करना है। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो मानव दुर्व्यापार में क्या चीजें शामिल हैं? जैसे पुरुष, महिला एवं बच्चों को वस्तु के समान खरीद बिक्री किया जाना, ये मानव दुर्व्यापार में आता है। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, यह दुर्व्यापार में आता है। देवदासी जो प्रथा है, दास प्रथा है, यह सब मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आएगा। ये सब कृत्यों को दंडित करने के लिए, इसमें जो इन्वॉल्व है उनको दंडित करने के लिए संसद के द्वारा अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया गया था। यहाँ पर देखिएगा, द इमोरटल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, इसका मतलब है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इसी क्रम में जैसे बेगार क्या होता है भाई, कि बिना पारिश्रमिक के काम करना या फिर बहुत कम पारिश्रमिक देना। तो इनसे बचाव के लिए इसी क्रम में ये आर्टिकल 23 इनके सेंट्रल पॉइंट में है। इसी क्रम में आगे जाकर के संसद द्वारा जो कानून बनाया गया, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो इसमें क्या हुआ, मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इसी प्रकार से आप पढ़िए बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। कहने का मतलब बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976। फिर इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। क्या आवाज आ रही है? इस प्रकार से जो बहुत सारे कानून समय समय पर बनते रहे हैं इनका रेगुलेशन करने के लिए। अब आर्टिकल 24 यहां तक पढ़ लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। इनसे जो संबंधित कानून है एक बार पढ़ रहा हूं। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। सिंस ईयर 2016, इसको 2016 से आगे इसका नामकरण परिवर्तित करके चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कर दिया गया है। इसमें किशोरों के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसका नामकरण क्या हो गया है? बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम, अधिनियम बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986। वैसे ही एक है फैक्ट्रीज एक्ट, कारखाना अधिनियम 1948, और द माइंस एक्ट, माइंस एक्ट एंड अदर सिमिलर लॉज। देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, किसी भी कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध है। तो पहले क्या था, फिर बाद में क्या हो गया, उसको मैं बताना चाह रहा हूं। पहले था कि एक निश्चित आयु से कम के बालकों के नियोजन को किसी जो जहां पर कोई खतरा हो ऐसे जगह पे कार्यों पर प्रतिबंध था। फिर अगस्त 2012 से बाल श्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो
जैसे कि 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, दुकान, कारखाना, रिसॉर्ट, स्पा, चाय की दुकान, ये सब में इनके नियोजन पर रोक लगा दी थी। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी थी। अगस्त 2012 से हर प्रकार के व्यवसाय में एवं प्रक्रियाओं में रोजगार देने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। किसको? 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए, बच्चों के लिए। पहले क्या था? किसी फैक्ट्री, कोई खान या माइंस या कोई अन्य परिसंकटमय गतिविधि जिसमें कोई किसी प्रकार का खतरा होता था, जैसे कि कोई निर्माण कार्य, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो या रेलवे में, इनमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध था। बाद में सभी सब सभी प्रकार के कार्यों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिषेध है। इनको काम में नहीं लगाना है। तो काम में नहीं लगाना है तो क्या करेंगे भई? इनका शिक्षा का मौलिक अधिकार है। ये पढ़ाई करेंगे, है ना? काम पे लगा लोगे तो फिर पढ़ाई कहाँ से करेंगे? इससे कई प्रकार की